आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे व्यूवर्स के ये कंसर्न्स हैं कि अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, पहले तो वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, और अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कोरोना के बाद वीज़ा लेने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, और वीज़ा जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो कुछ ऐसे रीज़न्स की वजह से हो रहे हैं जिसे बहुत ईज़िली ठीक किया जा सकता है, और ऐसे रीज़न्स भी हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हैं, वो कैसे हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चलो नेक्स्ट स्टेप क्या, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, पुरानी बात हो गई, ख़त्म हुआ चैप्टर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट रीअप्लाई करें, वेट करें, क्या करें, सारी चीज़ें। और वीज़ा रिफ्यूज़ जो हुए हैं या हो रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए, तो इस एक ही वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आपके नेटवर्क में आपके फ्रेंड रिलेटिव कोई हैं जिनका वीज़ा अभी रिसेंटली डिक्लाइन हुआ हो, तो ये वीडियो आप उन तक पहुंचा सकते हैं, और आप भी इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पूरी एक्यूरेट देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए इस चीज़ को, रिफ्यूज़ल क्या होता है। रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं होता, इट इज़ नॉट सपोज टू बी टेकन पर्सनली। कई लोग बहुत पर्सनली डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये इस रिफ्यूज़ल को हमें लिटरली अपनी पर्सनैलिटी पे नहीं लेना। उन्होंने कोई हमें रिफ्यूज़ नहीं किया है। यानी उन्होंने, कोई मिस्टर एक्स है, उसने अप्लाई किया कनाडा के लिए या उसने अप्लाई किया फ्रांस के लिए, तो फ्रांस या कनाडा ने मिस्टर एक्स को या उसकी पर्सनालिटी को नहीं डिक्लाइन किया, उसके सिर्फ एंट्री को टेम्परेरीली डिक्लाइन किया है। ये बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरीली। इट इज़ नॉट अ परमानेंट रिजेक्शन कि आप आ ही नहीं सकते हमारे देश में। तो आपने जो अभी हमारे पास एप्लीकेशन भेजी है, उस एप्लीकेशन को स्टडी करने के बाद हम आपकी एंट्री को फॉर द टाइम बीइंग डिक्लाइन करते हैं। ये रीज़न, ये मतलब होता है इसका। और उसके रीज़न भी वो साथ साथ जो एक रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसमें वो मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि भाई हमें आपका जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंडेड स्टे था, वो रिलायबल नहीं लगा। यानी आपका जस्टिफिकेशन, सीधी भाषा में बोले तो हमें रिलायबल नहीं लगता कि आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो हमारे देश में आने के लिए, ये वही चीज़ है, आपके आने की वही नीयत है, हमें ऐसा नहीं लगता। कई बार वो आपकी इंटेंशन पे भी डाउट दे देते हैं कि भाई आप जो कह रहे हो आप ट्रैवल पर्पस के लिए आने जा रहे हो, तो आपका ये पर्पस जो है, इसके पीछे आपकी इंटेंशन हमें सही नहीं लग रही है। आप ये सिर्फ आई वॉश दिखा रहे हो और आपका सेकेंडरी पर्पस है। या कनाडा आपको डिक्लाइन करता है, जी मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल आपकी एंट्री को डिनाई कर रहा हूँ। या फिर यूके डिनाई करता है, यूके तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता है। तो जो भी कंट्री डिनाई करती है, जो भी करती है, उनका डिनायल जो है वो पर्सनली लेना नहीं होता। पहली चीज़ तो ये, काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, मैंने देखा है। देखिए, हम लोग ये नोटिस करते हैं, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि वीज़ा लगे। बहुत लोग लगते हैं तो हमें बड़ी खुशी भी होती है, इनका वीज़ा लग गया है, और वो ट्रैवल करते हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे जाके मिलते हैं, फिर वापस आके अपनी डिटेल्स बताते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी का डिनाई भी होता है तो भी उस केस में हम उसको ये कहते हैं कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सबसे पहले तो डोंट रश फॉर द री एप्लीकेशन। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं कि फटाफट री अप्लाई कर दिया। देखिए, उन्होंने आपकी प्रेजेंट प्रोफाइल को, यानी जो भी आपने फाइलिंग के अंदर आपकी जो प्रोफाइल है उसको डिनाई किया है, यानी जो सर्कमस्टांसेस बिल्डअप है उसको डिनाई किया है। विदाउट चेंजिंग योर प्रोफाइल और सर्कमस्टांसेस आप इमीडिएटली रीअप्लाई करेंगे तो फिर आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई ही रहेंगे। रिफ्यूज़ल के चांसेस हाई ना रहें, उसके पीछे हमें क्या क्या करना है वो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो डोंट रश इमीडिएटली कि मैं रीअप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे बेस पे रिफ्यूज़ कर देते हैं जो बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको लगता है कि उन्होंने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट पे रिफ्यूज़ कर दिया और मेरा पासपोर्ट तो भरा हुआ है, तो डेफिनेटली इस केस में काउंसलर ऑफिस से गलती हुई है। राइट, हो जाती है, उनसे भी गलती हो जाती है। अगर ऐसा कोई सिनारियो है जिसमें यू आर वेरी मच श्योर कि मेरी प्रोफाइल तो बिल्कुल नहीं डिनाई हो सकती थी या मेरी फाइल बिल्कुल नहीं रिजेक्ट हो सकती थी, देयर मस्ट बी कोई ना कोई एरर हुआ उनकी तरफ से, तो उस केस में डेफिनेटली आपको रीअप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप ही श्योर नहीं हैं और अनसर्टेन है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि रीअप्लाई तुरंत ना करें। सबसे पहले अपने लेटर पे जो रिफ्यूज़ल रीजंस हैं उस पर थोड़ा सा गौर करें।
उसको वर्कआउट करें, उसके बाद री एप्लीकेशन के बारे में प्लान करें। देखिए, वीज़ा मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, ये मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। हम अपनी कितनी सारी वीडियोस में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वीज़ा डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आते हैं, कभी कभी हमारे भी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आते हैं, हमारे भी क्लाइंट्स को डिक्लाइन हो जाता है वीज़ा, तो भी हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इनका डिक्लाइन नहीं होना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आ भी जाते हैं, तो उसके बाद भी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो जाता, रीएप्लीकेशन के लिए दोबारा वर्कआउट किया जा सकता है। सबसे कॉमन जो रिफ्यूज़ल के रीजंस होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है एज ऑफ नाउ, दूसरा आपकी जो प्रोफेशनल कंडीशन है एज ऑफ नाउ, और तीसरा जो आपकी फैमिली टाइज हैं एज ऑफ नाउ। इन तीनों का मतलब क्या है? ओके, देखिए, फाइनेंशियल तो आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने क्रेडिट हो रहे हैं, कितने डेबिट हो रहे हैं, कितना आप टैक्स फाइल कर रहे हो, ये हो गया आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल। आपके पास कितने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, यानी फाइनेंशियल प्रोफाइल, आपके पास टोटल कितना पैसा है, सीधी सीधी सी बात। दूसरा है प्रोफेशनल प्रोफाइल, यानी आपका ये जो पैसा आपके पास है ये कहाँ से आ रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है। क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो कहाँ करते हैं, उनके प्रूफ कहाँ हैं, बिजनेस है तो कहाँ करते हैं, उसके प्रूफ क्या है, ये सारी चीज़ें। ये होगी आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल, यानी जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं आपकी लाइफ में, सोर्स ऑफ इनकम है आपकी लाइफ में, उनका ब्यौरा, उनके प्रूफ देना। थर्ड होगी फैमिली टाइज। फैमिली टाइज मतलब कि इंडिया में, यानी आपके देश में, हो सकता है आप इंडिया से बाहर के हों, यानी आपकी कंट्री में आपका कौन है, वहाँ पे आपकी फैमिली में कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, कौन है, भाई है, बहन है, कौन है। इसके अलावा कौन कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा कितने लायबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, यानी आपका कोई ऐसा भी है कि आपकी लेन देन बाकी रह गई है, या ऐसा भी है कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका स्टडीज़ का सारा प्रेशर आपके ऊपर है, या ऐसा भी है कि आपकी वाइफ नॉन वर्किंग है, तो अगेन शी बिकम्स अ लायबिलिटी और वो आपसे ही फंड्स की एक उम्मीद करती हैं। ऐसे सारे सिनेरियोज़ को काउंसलर बड़े ध्यान से देखते हैं। बेसिकली यही 3 प्रोफाइल होती हैं। फाइनेंशियल प्रोफाइल में आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। हमने इस चैनल पे ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें हमने एक आइडिया दिया है कि इस देश के वीज़ा के लिए अप्रॉक्सीमेट कितने फंड्स आप कैरी कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जो आपको जस्टिफाई करने चाहिए। सेकेंडली, इनकम। हमने इस चैनल पे इनकम के ऊपर भी वीडियोस बनाई है कि इस देश के लिए कितनी इनकम होनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा ऑड सा है ये टॉपिक कि भाई इनकम तो ऊपर नीचे होती रहती है, उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक क्लासिफिकेशन काउंसलर्स रखते हैं अपने दिमाग में कि भाई अगर ये इतना कमाते हैं तो ही इनके वापस आने के चांसेस अच्छे हैं, तो ही ये अपना पूरा ट्रिप स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो ही अपना खर्चा उठा सकते हैं। तो ऐसी कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं वो भी हमने बड़ी डिटेल में वीडियो में डिस्कस की है, जो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में फिर से नहीं लेकर आ रहा, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये दोनों वीडियोस को आप चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे कंसर्न्स एकदम से एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, फैमिली टाइज। काफ़ी सारे लोग अपने फैमिली प्रूफ नहीं लगाते अपनी फाइलिंग में। ऐसी गलती ना करें। देखिए, वही तो आपके वापस आने के रीज़न है सबसे ज़्यादा। भाई ठीक है, आप पैसे को छोड़ सकते हो, एक बारी में कैरियर को भी छोड़ सकते हो, एक बारी में गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी फैमिली को अबेंडन करोगे, अपने बच्चों को अबेंडन करोगे, अपने पार्टनर को इतनी ईजिली अबेंडन करोगे? नहीं ना। यही चीज़ काउंसलर को देखनी होती है। तो इस केस में हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के प्रूफ लगाने चाहिए, वो हमारी हेल्प करते हैं। ये पॉइंट्स जैसे अगर आप तीनों को एड्रेस कर लेते हैं तो इन तीनों में ही आप मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस अपने रिफ्यूज़ल के अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गया। अब अगर रिफ्यूज़ल हो जाता है, राइट, और आपने देखा इन तीनों में से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे है, तो भी आपको रीअप्लाई करने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इसका मतलब यही है कि आप उनको नहीं कन्विंस कर पाए कि आप वापस आ पाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी अगर आपका वीज़ा डिनाई होता है, तो कई केसेस में वीज़ा डिनाई हो जाता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी तरीके से नहीं लगाए जाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा तो कभी नहीं होता होगा, कौन अपना डॉक्यूमेंट भूल सकता है? ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, डॉक्यूमेंट तो सब लगाएंगे राइट, ऑब्वियस सी बात है, बट ये इतना ऑब्वियस नहीं है, हम भूल भी जाते हैं। तो लास्ट मिनट पे कई बार मैंने देखा है काफ़ी सारे क्लाइंट्स पैनिक में आके XYZ डॉक्यूमेंट को स्कैन कराना भूल जाते हैं।
कई एम्बेसीज में, हाई कमीशंस में जब आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं बायोमेट्रिक्स के लिए, तो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन भी किए जाते हैं। कभी कभी वो डॉक्यूमेंट तक भूल जाते हैं, लेकर गए हैं बट स्कैन कराना भूल गए, कई बार ले जाना भूल जाते हैं, ऐसी भी गलती हो जाती है। उससे बचने के लिए एक चेकलिस्ट लें, अपने एजेंट से चेकलिस्ट लें, या आप खुद अपनी चेकलिस्ट बनाएं। अगर आपने खुद लगाया तो नेचुरली आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है तो आप समझ ही गए होंगे और खुद आराम से लगा सकते हैं। आपको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, आपको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं होती। उस केस में चेकलिस्ट बनाएं ताकि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट लगा दिया, राइट, ताकि आप भूल ना पाए लास्ट मोड पे। ग्रांटेड मत लें अपनी मेमोरी को, कई बार हम भूल भी सकते हैं। और वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, हाई कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट के टाइम पे कई बार माहौल इतना बिजी हो जाता है कि हम दोबारा से रिकॉल नहीं कर पाते कि वो पेपर हम लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं। कई डॉक्यूमेंट हमें जो इंपॉर्टेंट लगते हैं शुरू में फाइलिंग बनाते वक्त, कई बार हम वो भूल जाते हैं। तो ऐसी केसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए अपॉइंटमेंट में जाते हुए कि हमारे पास वो चेकलिस्ट हो और हम कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना भूलें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये मेरी पर्सनल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको रहेगी। इसके बाद काफ़ी सारी गलतियां लोग कर देते हैं ITR को लेके। ITR देखिए हम लोग सब बनवाते हैं। ITR होता है कि हम जो जितना भी कमा रहे हैं उसमें क्या हमें टैक्स देना है नहीं देना है, वो हमारी वाइट इनकम है, ब्लैक है, वटेवर, यानी हमारी जो जितना भी हम कमा रहे हैं वो सारा वाइट है, टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है, ये हमें डिक्लेयर करना होता है। तो मेजोरिटी ऑफ द लोग, मेजोरिटी क्या, ऑलमोस्ट सभी, यानी इंक्लूडिंग एवरीबडी, मेरे को भी इंक्लूड करके, हमारा कंसर्न ये रहता है कि हम मिनिमम टैक्स पे करने वाली सैलरी को शो करें। मैं ये कहूँगा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक हैं। अगर आप अपने CA को बोल देंगे जी आप, मुझे नहीं पता, आप तो मेरी सैलरी कम से कम करके दो, तो CA कहीं ना कहीं से डिडक्शन करवा के आपके ऊपर लायबिलिटीज़ दिखा के, एक्सपेंसेस दिखा के आपकी 7-8 लाख की इनकम को 5 से नीचे ले आएगा और आपको टैक्सेस से बचा देगा। लेकिन उस केस में आपके अकाउंट में जो पैसा है अब वो आपकी ITR से मिसमैच कर गया। ऐसे केसेस में काउंसलर कंफ्यूज हो जाते हैं और जब वो कंफ्यूज होते हैं तो ज़्यादा नहीं सोचते, सीधा डिक्लाइन कर देते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहते हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं कि भाई आप अपने ITR में कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना करवाएं। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टैक्स पे करना पड़े, आप पे कर दीजिए, उससे आप ही की रेपुटेशन बढ़ रही है, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है और आपके प्रोफाइल स्ट्रांग हो रही है। तो ऐसा ना करें कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आप बहुत कम टैक्सेस दिखा के अपनी इनकम टैक्स फ्री कराने की कोशिश करें, और टैक्सी से तो आप बच जाएंगे, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने अगर ये चीज़ नोटिस कर ली तो उस केस में हमने देखा है कि वो रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सैलरीज काफ़ी ज़्यादा दिखा देते हैं और अकाउंट बैलेंस निल, उस केस में भी रिजेक्शन आते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है लेट्स से, बट मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है ही नहीं, तो काउंसलर को लगेगा या तो ये मेरी सैलरी है नहीं और मैं ब्लफ कर रहा हूँ, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ, या फिर अगर मेरी ये सैलरी है और अकाउंट में क्रेडिट भी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पर बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं और मेरे पास कोई सेविंग नहीं हो पाती, इतनी सारी लायबिलिटीज़ हैं। हो सकता है मैं 2 लाख रुपए तो कमा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें से 1.5 लाख रुपए मेरा कोई लोन चल रहा हो, प्रॉपर्टी का लोन हो या कोई पुराना लोन हो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि बहुत कम सैलरी है और ज़्यादा बैलेंस है। उस केस में काउंसलर को ये लगता है कि शायद आपकी कोई सेकेंडरी इनकम है जिसे आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपके टैक्स रिटर्न आपकी इनकम के साथ मैच हो रहे हों। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बिजनेस थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कैश में डीलिंग करते हैं, प्रूफ नहीं है। उस केस में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स बिजनेस होते हैं, अगर हम शहरों से बाहर जाएं, छोटे टाउन्स में जाएं या रूरल एरियाज़ में जाएं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स बिजनेसेस हैं जो कैश पे सर्वाइव करते हैं और जिनको कोई रजिस्टर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस केस में तो प्रोफाइल बिल्ड हो ही नहीं पाती, राइट। अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे एसेट्स हैं उनके, सब कुछ इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट हम अनऑर्गेनाइज्ड प्रूफ लेकर एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री के काउंसलर के पास जाएंगे तो वो उसे कैसे अप्रूव करेगा, नहीं करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जब भी ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी इन प्रोफाइल को हम ऑर्गेनाइज करके फिर लगाते हैं और देखिए कैसे वीज़ा मिलते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो रीजंस हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जो एक्शंस आपको जरूरत पड़ती है कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद हमें क्या करना है। जो उस टाइम जो एक्शंस होते हैं और जो फर्स्ट आपके जो एप्लीकेशंस के रिफ्यूज़ल्स होते हैं उसके जो रीजंस होते हैं, ये एक्शन और रीज़न ये दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अपने एक दूसरे के साथ।
ओके तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, हम जब भी किसी क्लाइंट्स की रिफ्यूज़ल देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं इनको दोबारा नहीं अप्लाई करना है, तो हम उनके सारे रिफ्यूज़ल के रीजंस पे वर्कआउट करके बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उनके रीअप्लाई कराते हैं, और फिर कई बार तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। इसलिए हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ होना इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, इस पर वर्कआउट करना शुरू करें। आई एम वेरी मच श्योर आपको वीज़ा फ्यूचर में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद रीज़न आ जाता है कि अगर आपकी फाइलिंग में ही फॉल्ट आ जाए तो, यानी आप जो वीज़ा फाइल लगा रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, ओके, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने जानबूझ के एक्स्ट्रा लगा दिए हों, ये दोनों ही गलत हैं। आपको वही डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए जितने आपसे मांगे गए हैं। कम डॉक्यूमेंट भी ठीक नहीं है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा लगता है उसमें आप ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बड़ी डेस्परेशन लगती है ऐसे केसेस में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और कम डॉक्यूमेंट लगाना तो फिर उसमें तो उनको सीधे सीधे आप रीज़न दे रहे हो, जी मेरे को डिनाई कर दो, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ओके, ये दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट जितने मांगे गए हैं वो पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम भी जब आप अप्लाई करें तो उसमें भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आपके पूरे हों। आप कई बार क्या होता है, हम अकाउंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। हमने देखा हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, वो आते हैं हमें, जी मेरा ऐसे रिफ्यूज़ हो गया था, तो मैं उनसे पूछता हूँ अगर आपके पास पुरानी फाइल की कॉपी एक बार मुझसे शेयर करें, तो उसमें देखते हैं कि उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट लगाई हुई है और वो लास्ट के पेज पे स्टैंप लगी हुई है उसकी, राइट, शुरू में भी नहीं लगी हुई। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बैंक से बोलें कि या तो सभी पेजेस पे लगाएं स्टैंप, या फिर फर्स्ट और लास्ट पेज पे लगाएं। बेस्ट रहता है कि अगर वो सभी पेजेस पे लगा दें, और अगर वो सभी पे नहीं लगा रहे एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट पेज पे तो ज़रूर लगाएं। उससे हो जाता है कि हाँ भी मैंने फर्स्ट और लास्ट की कॉपी को पूरी तरीके से एक्नॉलेज कर दिया और बीच के पेपर्स भी बिल्कुल ठीक हैं। ओके, तो अकाउंट स्टेटमेंट में इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। साथ में काफ़ी सारे लोग जो अपने टैक्स रिटर्न लगाते हैं, उसमें अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी कंप्यूटेशन शीट भी लगाएं। उस केस में काउंसलर के लिए ज़रूरी होता है ये देखना कि आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है। आपके पास है भी इतने असेट्स जितने आप शो कर रहे हो, ठीक है, आईटीआर तो हो सकता है आपने अपने सीए को बोल दिया हो कि भाई मेरे टैक्स बचा दो, लेकिन ग्रॉस इनकम आपकी कितनी है, इससे तो आप ही का इंप्रेशन क्रिएट होएगा ना। जैसे सीए तो दिखा देगा 5 लाख की इनकम है जो टैक्स से आपको बचा देगा, 490 दिखा देगा, 495 दिखा देगा। हो सकता है ग्रॉस इनकम उसने आपकी 8-9 लाख रुपए दिखा रखी हो, तो अगर 8-9 लाख की ग्रॉस इनकम है तो वो तो आपके फेवर में काउंट होनी चाहिए। जो लायबिलिटीज़ हैं वो परमानेंट नहीं होती, कई बार टेम्परेरी भी होती हैं कि भाई मेरा तो 3 साल का ही लोन था वो उतर चुका है, राइट। तो उस केस में भी होता है मेरे बच्चे थे उनकी स्टडीज अब पूरी हो चुकी है, नाउ दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, अब वो काम करना शुरू कर चुके हैं, तो अब वो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं रहे, तो ये टेम्परेरी लायबिलिटीज़ भी हट जाती हैं। तो यहाँ पर फाइलिंग का बहुत रोल होता है, इसलिए फाइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोफाइलिंग के साथ साथ। तो ये थे वो सारे रीजंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद आपने करने हैं, आपने जिस पे ध्यान देना है, और यही थे वो सारे रीजंस जो मैं आपको बताना चाह रहा था जिनकी वजह से कई बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप इन सभी रीजंस को ध्यान से इन पे वर्कआउट करेंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, आपके नेग्लिजिबल रहेंगे। और फिर भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ आपका पहले हुआ है और आप रीअप्लाई करने का सोच रहे हैं तो भी ये सारे रीजंस पे वर्कआउट करके तभी रीअप्लाई करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।